हेलो गाइज, माय नेम इज़ ब्रेन और आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। आर्टिकल फर्स्ट टू लेके 4 हम पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है हमारे संघ एवं इसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो इस चैप्टर को आज हम कवर करने वाले हैं लाइन बाय लाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम इस चैप्टर को। तो फर्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल फर्स्ट। तो आर्टिकल फर्स्ट में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। यानी इसमें भारत के बारे में बताया गया है। यानी इसमें कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा। यानी भारत जो है राज्यों का समूह ना होकर राज्यों का संघ है। जो हमारे भारत के 28 राज्य हैं वो संघ है। इन राज्यों के बीच में कोई समझौता ना हुआ है, नहीं हुआ है मतलब। तो इस व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है कि एक देश का नाम और दूसरी राज्य पद्धति का प्रकार। संविधान सभा देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मतक्य नहीं था। कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि इसके परंपरागत नाम भारत को रहने दी जाए, जबकि कुछ ने आधुनिक नाम की वकालत की। यानी जो संविधान सभा थी हमारी उस समय, तो उन्होंने दो नाम सजेस्ट किए। एक तो भारत रहने दिया जाए, वो मतलब पुराना नाम चलता आ रहा था, या और एक इंडिया, वर्तमान में हम दोनों यूज़ करते हैं। दूसरा शर्त है कि संघ बताया गया यद्यपि संविधान का ढांचा संघीय है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार राज्यों का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण हैं। यानी राज्यों का जो संघ कहने के कारण हमारे पास दो कारण हैं। इसमें बताया गया है कि एक है भारतीय संघ के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिका संघ में है। यानी कि जो हमारे भारत की जो 28 राज्य हैं उनके जो बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है, जैसे कि अमेरिका के जो 50 राज्य हैं उनके बीच में एक समझौता हुआ है, जैसा कि अमेरिका में हुआ है। दूसरी जो शर्त है कि जो राज्यों संघ का कहने का कारण है कि राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। जो हमारे जो राज्य हैं जो हमारे संघ में, उनको अलग होने का भारत से अधिकार नहीं है। ये विभक्त नहीं हो सकते। पूरा देश एक है, अखंड है हमारा देश। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। राज्य का क्षेत्र, संघ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। यानी राज्य के क्षेत्र जो 28 राज्य है, यूनियन टेरिटरीज, और जो भविष्य में हम अधिकृत करेंगे उन क्षेत्रों को भी हम राज्य के क्षेत्र में कवर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं हम, ये पॉइंट देखना है ये वाला। इसमें क्या क्या है कि उल्लेखनीय है कि भारत के क्षेत्र भारत के संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे हुए। ये आप समझिएगा एक बार लाइन, कि जो भारत का क्षेत्र है भारत के संघ से ज़्यादा व्यापक है। मतलब कैसे है कि भारत के क्षेत्र में जो हमारे 28 राज्य है, यूनियन टेरिटरीज, और प्लस हम भविष्य में जो अधिकृत करेंगे क्षेत्र उनको भी हम शामिल करते हैं, जबकि भारत का संघ केवल 28 राज्य से संबंधित है। आप इसमें लाइन में भी देख सकते हैं कि यह व्यापक समेटे हुए है, क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल है। यानी जो राज्य भारत का संघ है इसमें केवल राज्य शामिल है, भारत के क्षेत्र में संपूर्ण चीज़ आ जाती है मतलब। ठीक है, एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है, क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल फर्स्ट था। आर्टिकल फर्स्ट में कहा गया था कि यानी कुल बना के आर्टिकल में आपको यही याद रखना है फर्स्ट में, कि इंडिया यानी भारत यानी भारत कहा गया है, मतलब इंडिया यानी भारत और राज्य के समूह का राज्य का संघ होगा। मतलब समूह के बजाय राज्यों का संघ है हमारा भारत। ठीक है, दूसरा आर्टिकल जो आर्टिकल 2 एंड 3 आपको समझना है, जो इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें बीच में डिफरेंस है, मतलब आपको समझना है एक बार, कि अनुच्छेद 2 है यानी आर्टिकल 2, संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों के प्रवेश को उसकी स्थापना कर सकेगी। यानी हमारा जो संघ है उसमें नए राज्यों के प्रवेश को लेकर आर्टिकल 2 है, जो वर्तमान में पुनः आर्टिकल 2 और थर्ड में आपको एक डिफरेंस याद रखना है, कि आर्टिकल 2 है जो नए राज्यों के प्रवेश को लेकर है। हम जो भविष्य में कोई भी अगर दूसरा क्षेत्र उसको अधिकृत करते हैं मतलब, तो उससे लेकर है। और आर्टिकल 3 है जो मतलब राज्यों के वर्तमान जो राज्य है मतलब उनके पुनर्गठन से संबंधित है। जैसे कि हमने जैसे सन 2000 में हमने एमपी से अलग किया छत्तीसगढ़, तो उसके हमने सीमा परिवर्तन की, तो ये पुनर्गठन किया तो हमने आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग किया था। तो देख सकते हैं हम कि इसमें शर्त लगेगी, ये आर्टिकल 2 संसद को दो शक्तियाँ प्रदान करता है। आर्टिकल 2 है जो संसद को दो शक्तियाँ प्रदान करता है, नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करे। एक है संसद को ये शक्ति है कि नए राज्य को संसद भारत के संघ में शामिल कर सकती है। दूसरी शर्त है, जो दूसरी जो शक्ति प्रदान की गई, सॉरी दूसरी शक्ति जो प्रदान की गई संसद को, कि नए राज्यों को गठन करने की शक्ति, पहली शक्ति उन शक्तियों को प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है, जबकि दूसरी राज्यों के नए अस्तित्व से नहीं है। मतलब जो पहले से अस्तित्व में नहीं है उनके प्रवेश को लेकर है, मतलब याद रखना आपको। ठीक है,
आर्टिकल थर्ड है जो भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। दूसरे शब्दों में आर्टिकल थर्ड भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। यहाँ आर्टिकल थर्ड जो कहता है कि भारत के संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित, ये कुल मिलाकर पुनर्गठन से संबंधित आपको याद रखना है। दो बात आपको रखनी है, ठीक है। अब आर्टिकल थर्ड जो है उसकी जो शर्तें हम वो देख लेते हैं हम कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति है आर्टिकल थर्ड के अकॉर्डिंग क्या दी गई है, ठीक है। इसका एक ज्वलंत अभी जो उदाहरण हम देख सकते हैं, केरल का नाम केरलम किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल थर्ड के अकॉर्डिंग किया गया है। अगर हम बात करें एमपी से हमने छत्तीसगढ़ बनाया है, वो भी आर्टिकल थर्ड के अकॉर्डिंग किया गया है। इसमें शक्ति क्या है संसद को कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र को अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों के भाग को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। यानी इसकी निजी समझते हैं इसमें किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। राज्य जो संस्कृति अधिकार है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, यहाँ तक कि राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है। देख सकते हैं आप, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है। अभी ध्यान रखना होगा केरल का नाम केरलम किया गया है। हालांकि इस संबंध में अनुच्छेद 3 के दो शर्तें उल्लेख किया गया है, ठीक है, कि उपरोक्त परिवर्तन संबंधित जो भी कोई कानून है संसद में तभी पेश किया जाएगा। पहली शर्त यह है कि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है उसके लिए, बिल पेश करने के लिए। दूसरी शर्त है कि राष्ट्रपति उस जो बिल को है संबंधित राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजेगा। यानी जो भी हम जिस राज्य में परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब यानी जिस राज्य का नाम परिवर्तन कर रहे हैं, हम उस राज्य के क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, उस संबंधित जो विधानमंडल है उसमें मत जानने के लिए वो बिल भेजेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल को मत जानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी इस लाइन का मतलब है कि हमने जैसे कि जो बिल, जैसे फॉर एग्जांपल अभी केरल का नाम लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, केरल का हमने नाम परिवर्तन करना था, तो वो बिल केरल के पास में गया और केरल के पास में जाके उसमें बोला गया कि आपको मत जो है वो भेजना है, मतलब तो संसद जो राज्य विधानमंडल है वहाँ का उसने भेज दिया। परंतु ये आवश्यक नहीं, समय पे भेज दिया, पर ये आवश्यक नहीं है संसद के लिए कि वह उसके मत को माने। मतलब राष्ट्रपति या संसद के पास ये स्वतंत्रता है कि वो उसके मत को माने। अगर समय पे भी आ गया है तो भी उसका अधिकार है कि वो मत माने नहीं माने। और अगर राज्य विधानसभा उस मत को अस्वीकार करता है तो भी उसका कोई इतना वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट तो एक वो प्रोसेस है, मतलब इसलिए भेजते हैं। मतलब राष्ट्रपति या राज्य विधानसभा मत मानने के लिए बाध्य नहीं है। तीसरी जो शर्त है, संघ क्षेत्र के मामले में संबंधित विधानमंडल के संदर्भ में कोई आवश्यकता नहीं है, संसद जब उचित समझे कदम उठा सकती है। आई थिंक मतलब कि जो संघ क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज है, तो उसमें जो जो अपनी जो संसद है यानी पार्लियामेंट है वो कभी भी कदम उठा सकती है उसका नाम परिवर्तन करने के लिए। यानी उसको वो संबंधित विधानमंडल में मत जाने के लिए भेजने के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। ये इसका थी, मतलब आर्टिकल 2 की जो आर्टिकल 3 की शर्तें थी। इसमें कहा गया कि विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। इस तरह भारत को सही कहा गया है कि विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, यानी कि हमारे देश के राज्य जो विभक्त हो सकते हैं परंतु संघ कभी भी अविभाज्य संघ है, मतलब कभी भी विभक्त नहीं हो सकता है। जैसे कि अमेरिका में कि संघ राज्य सरकार को समाप्त कर सकती है, यानी संघ जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो राज्य के अस्तित्व को समाप्त कर सकती है, पर इस देश के भारत सरकार के संघ को समाप्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ अमेरिका में क्षेत्रीय एकता या राज्यों के अस्तित्व को संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। अमेरिका संघीय सरकार को नए राज्य निर्माण या उसकी सीमा परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों की अनुमति से नहीं कर सकती है, बल्कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमेरिका जो सरकार है वो संबंधित राज्यों के जो सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्य की अनुमति के नहीं कर सकती है। परंतु हमारे भारत में क्या है कि हम बस एक प्रोसेस होता है, हम विधानमंडल से जो संबंधित राज्य के मत जानने के लिए भेजते हैं, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि उसका मतलब हम माने ही, मतलब संसद माने। अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है, ठीक है। ये याद रखना आपको। आर्टिकल 4 जो इम्पोर्टेंट है वो इन सब के परिवर्तन से संबंधित है कि आर्टिकल 4 में कहा गया है कि संविधान ये घोषित करता है कि नए राज्यों का प्रवेश गठन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग संविधान को अनुच्छेद 301 से संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि हम भारत में जो नए राज्यों का प्रवेश करते हैं और नए राज्यों के वर्तमान राज्यों का जो पुनर्गठन करते हैं उसको हम संविधान का संशोधन नहीं मानेंगे। यानी कि हम जो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग हम संविधान जो संशोधन नहीं मानेंगे, इसको हम सिंपल कानून की तरह करेंगे। मतलब
एक सामान्य बहुमत के अकॉर्डिंग करेंगे और सिंपल विधायी प्रक्रिया के जरिए काम हो सकता है। मतलब इसके इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु इसमें शर्त है कि जब हम इस परंतु इसमें शर्त है कि क्या संसद को यह अधिकार है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर सकती है। यानी कि हम अगर हमारे एरिया किसी को देना हो, मतलब किसी दूसरे देश के देने हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें। तो भारत क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे, ये प्रश्न उच्चतम न्यायालय के तब सामने आया जब 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए उससे इस बारे में पूछा गया। केंद्र सरकार के एक निर्णय के बेरूबारी संघ, जो आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल पर पाकिस्तान का नेतृत्व ने राजनीतिक विद्रोह और विकास को जन्म दिया, जिसका राष्ट्रपति के संदर्भ में लिया। और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमाओं को समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। यानी कि हम जो भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के जो राज्य क्षेत्र है, वो अगर हम किसी अन्य देश को देते हैं तो उसके लिए हम सामान्य कानून की जरूरत नहीं कर सकते। इसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा आर्टिकल 368 के जरिए। ठीक है, 368 में संशोधन किया जा सकता है। इस तरह नवे संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के प्रभावी होने पर क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित किया गया। मतलब बेरूबारी संघ था जो बांग्लादेश था, उसको हमने आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग हमने संविधान में संशोधन किया, नवा संविधान संशोधन, और फिर हमने उसको दिया। मतलब अगर इसमें दो बात याद रखनी है आपको कि मेन अगर हम प्रवेश करते हैं नए राज्यों का भारत के क्षेत्र में, तो हम आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ये सामान्य कानून के जरिए कर सकते हैं, सामान्य विधायी प्रक्रिया के जरिए कर सकते हैं। परंतु अगर हम भारत के क्षेत्र को किसी अन्य देश को देते हैं, आपको बेरूबारी संघ याद रखना है। और हमने जो बेरूबारी जो नवे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया, वो ये रखना है। मतलब हम देंगे जब आर्टिकल, हमें संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, ये रखना है आपको। बाकी क्या अगर हम बात करें देसी केंद्र शासित राज्य उद्गव, ठीक है, उस समय अगर बात करें 500 देशी जो 52 रियासतें थी हमारे भारत में, और भारत की भौगोलिक सीमा में उस समय यानी जब भारत आज़ाद हो रहा था ना, मतलब, और 549 शामिल हो गई थी। और इसमें 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जो शामिल नहीं हुई थी, उनको भी शामिल कर लिया गया था। यद्यपि कुछ समय बाद उन्हें भी भारत में मिला दिया गया, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही द्वारा और जूनागढ़ में जनमत और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट बात जो याद नहीं है आपको कि इसमें जो हमारे जो गठन है, मतलब केंद्र शासित राज्यों का उद्भव कैसे हुआ। मतलब जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है एवं राज्यों का उद्भव कैसे हुआ। मतलब कैसे जो वर्तमान राज्य देख रहे हैं हम 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, वो किस तरह आए अस्तित्व में, उनको हम देखेंगे कि 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया था। भाग ए, भाग ब, भाग क, ख, ग, घ और घ। ये सभी 29 संख्या में थे। भाग क में वे राज्य थे जहाँ ब्रिटिश भारत का में गवर्नर का शासन था। भाग क में आप देख सकते हैं ये वाले, जिसमें भाग क में असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल, ये ऐसे एरिया थे जिसमें सीधा डायरेक्ट किसका शासन था, गवर्नर का। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना है भाग ख में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश, ये आपको याद रखना है। अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुछ कुर्ग, ये मतलब इस पार्ट में मतलब पर इनको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये कोई अपना ध्यान नहीं रखना है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बात है, मतलब धर आयोग और जेवीपी, ये समितियाँ आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें इतना इग्नोर करनी है, जो मेन एग्जाम को जाते हैं वो आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछी जाने वाली चीज़ थी आर्टिकल 1, 2, 3, 4, तो वो आपने कवर कर लिया। अब आपको पढ़ना है धर आयोग और जेवीपी, ये एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आते हैं। देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशेष रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। ठीक है, इस देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। मतलब कि दक्षिण भारत से हमारे आवाज़ उठने लगी कि जो राज्यों का पुनर्गठन है, मतलब वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। जैसे जब मद्रासी भाषा को तेलुगु भाषा को तेलुगु दे दिया, गुजराती भाषा को गुजराती, मराठी बोलने वालों को मराठी दो, राजस्थानी को राजस्थानी, ऐसे मतलब करना था। मतलब इसके लिए दक्षिण जब मांग उठी तो जून 1948 में सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। ठीक है, अभी आपको पॉइंट जो डेट वाइज और ईयर वाइज और मंथ वाइज आपको याद रखना है कि जून 1948 में भारत आज़ाद होता है। अगस्त 1947 के एक साल बाद यानी जून 1948 में
एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति होती है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट उसी साल में दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। यानी इसने अस्वीकार कर दिया, जो हमारा भाषाई प्रांत आयोग था, इसने बोला कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर न उठ के प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया पूरे भारत में। तो परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा उसी साल दिसंबर 1948 में, दिसंबर आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट अपनी पेश करता है दिसंबर 1948 में, और कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक और अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन होता है। वो थी जेवीपी। जेवीपी का ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टा बी सीतारमैया शामिल थे। ये 3 लोग थे जेवीपी में। दिसंबर 1948 में जेवीपी का गठन होता है, जिसे जेवीपी समिति के रूप में जाना जाता है। इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की। दिसंबर 1948 में बनती है, अप्रैल 1949 में ये 5 महीने के आसपास, 5 से 4 महीने के आसपास ये रिपोर्ट अपनी पेश करती। इसने भी अपनी औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि भाषाई आधार होना चाहिए, ना कि इसका भाषाई आधार ना होके इसका आधार और प्रशासनिक होना चाहिए। तीसरी जो आपको याद रखनी है, हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन को मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास से तेलुगु भाषा क्षेत्र को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। जैसे भाषा के आधार पर ये आपको एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है, वो आंध्र प्रदेश है। इसके लिए बहुत लंबा त्याग हुआ था कि एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ, जिसके लिए 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता पोट्टी सी रामुलु का निधन हो गया था। इनके निधन के बाद मतलब फिर इसका आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। एक आयोग और याद रखना आपको, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग इम्पोर्टेंट है, इसी ने भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण जो पुनर्गठन है वो स्वीकारा था। तो आंध्र प्रदेश के निर्माण के से अन्य क्षेत्रों में भाषा के आधार पर राज्य बनने की मांग उठने लगी। इसी कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में, यानी इसी कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। अक्टूबर 1953 में बनता है आंध्र प्रदेश, और उसी ईयर में जो दिसंबर 1953 में है 3 सदस्यीय फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठन होता है। इसमें 2 अन्य सदस्य थे, के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की। इन्होंने बहुत समय लिया, मतलब कम से कम 2 साल लिया, और व्यापक रूप से राज्यों के पुनर्गठन को भाषा के मुख्य आधार माना होना चाहिए बोल दिया इन्होंने। ठीक है, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। यानी कि इन्होंने कहा कि एक राज्य एक भाषा नहीं होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं कि मतलब जैसे एक हमने गुजराती जो राज्य होगा उसमें से केवल गुजराती लोग ही रहेंगे, मराठी लोग एक भी नहीं रहेगा, महाराष्ट्र है तो उसमें मराठी नहीं रहेंगे। इसमें ऐसा बोला सब लोग रह सकते हैं। ठीक है, उस समय आप देख सकते हैं ये वाला, इसमें बोला गया था कि आंध्र प्रदेश जो उस समय मतलब इसने जो सलाह दी थी, मतलब रिपोर्ट में जो आयोग ने सलाह दी थी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी जो राज्यों के क्षेत्र का वर्गीकरण को समाप्त कर दिया जाए। मतलब ये 4 आयामी था ना, मतलब ये वाला जो 1950 में था, मतलब ये क घ वाला, इसको समाप्त कर दिया जाए। और इसमें जो था मतलब 4 आयामी समाप्त कर, ये 4 आयामी राज्यों और क्षेत्र वर्गीकरण समाप्त करना था। दूसरा था कि इसमें 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों का 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाए। ठीक है, परंतु परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इसमें कौन से थे, मतलब फर्स्ट था आंध्र प्रदेश जो बन चुका था 1953, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ठीक है, उड़िया, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे वो कौन से थे, अंडमान निकोबार द्वीप, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीप द्वीप समूह, मणिपुर और त्रिपुरा। उस समय मणिपुर और त्रिपुरा क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। अब हम देखते हैं 1956 के बाद जो हमारे 1956 के बाद नए जो बनाए गए नए राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र। ठीक है, 1956 के बाद जो 1956 के बाद बने 1 नवंबर 1956 के बाद नए नए राज्य, जहाँ हम 28 राज्यों तक आज जो वर्तमान राज्य हैं वो कैसे पहुँचे हम देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ से देखना है आपको कि महाराष्ट्र और गोवा
1956 पर आपको याद रखना है, जब 1956 को हमने 14 राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित बनाए। अब इनमें परिवर्तन होगा, आप देखना। महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र पहले से था, अब इसमें से गुजरात क्षेत्र अलग होगा। 1960 में द्विभाषी राज्य मुंबई बम्बई को दो पृथक राज्यों में विभक्त किया गया, महाराष्ट्र मराठी लोगों के लिए, गुजरात गुजराती भाषियों के लिए। गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य बना, यानी भारतीय संघ का 15वां राज्य बनता है गुजरात। फिर दादर और नागर हवेली 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पुर्तगाल का शासन था, ठीक है। 1961 तक यहाँ लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता था। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इस संघ के क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया गया। क्या आपको रखना है, आपको मेन जो याद रखना है कि गुजरात था 15वां राज्य बना, ठीक है, 1960 में। गुजरात 15वां राज्य बनता है 1960 में। अब बनेगा हमारा 1961 में पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत इन क्षेत्रों को अधिकृत किया गया 12वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इस संघ क्षेत्र में शामिल करके स्थापित कर दिया। 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया, ठीक है। और इस तरह दमन द्वीप को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। मतलब ये आपको याद नहीं रखना, अब यहाँ ध्यान रखना है आपको मेन कि नागालैंड से याद रखना आपको, ठीक है। 1960 में बनता है 1960 में गुजरात बनता है। 1963 में आएगा नागालैंड बनेगा, जो बनेगा आपको याद रखना है। गुजरात 15वां राज्य बना 1960 में। 1963 में नागालैंड, 1963 में नागा पहाड़ियों असम बिहार के त्वेंसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य गठन किया गया। ऐसा नागा आंदोलनकारियों की संतुष्टि के लिए किया गया। तथापि नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य का दर्जा देने से पूर्व 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण रखा गया था। आपको याद रखना है कि हमारा जो 16वां राज्य है वो है नागालैंड, 15वां राज्य हमारा गोवा। 1960 में गोवा बना, 1963 में आपको नागालैंड याद रखना है। ज़्यादा बात याद नहीं रखनी है इसमें आपको। अब याद रखना है आपको कि 16वें तक हम पहुँच गए थे। अब आपको याद रखना 17वां 18वां जो राज्य कौन से थे। मतलब 18वां 1966 में पंजाब राज्य से क्षेत्र को संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। यानी हमारा जो 17वां राज्य बनता है वो हरियाणा बनता है। शाह योग 96 की सिफारिश पर पंजाबी क्षेत्र भाषाई राज्य एवं हिंदी भाषी क्षेत्रों को हरियाणा राज्य के रूप में प्रतिस्थापित किया गया एवं इसे अलग लगे पहाड़ी क्षेत्रों को केंद्र शासित राज्य हिमाचल प्रदेश का रूप दिया गया। 1971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य दिया गया। भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। यानी 1971 में जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो 18वां राज्य बनता है। फिर आता है मणिपुर त्रिपुरा मेघालय, ये बनते हैं 1972 में। मणिपुर बनता है हमारा और त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। इस तरह 1972 में बनते हैं। मणिपुर 19वां राज्य बनता है हमारा, त्रिपुरा बनता है 20वां राज्य और मेघालय बनता है 21वां राज्य। आपको ये रखना है 19, 20 और 21 याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये कौन सी ईयर में बना था 1972 में। 1971 में बनता है आपका कौन सा, हिमाचल प्रदेश बनता है 18वां राज्य, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम बनता है 1947 में। सिक्किम भारत के एक शाही राज्य था। 1947 तक जो सिक्किम है भारत में शाही राज्य था। यहाँ पर चोग्याल का शासन हुआ करता था। 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। जो रक्षा जो भार है वो भारत सरकार ने ले लिया अपने। भारत सरकार ने इसके रक्षा और विदेशी मामले संरक्षण का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया। 1974 में सिक्किम ने 1994 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई, ठीक है। और तदनुसार संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन 1970 में लागू किया गया। इसके द्वारा सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। इस उद्देश्य के लिए नए अनुच्छेद जो आर्टिकल 2 था उसमें 2 क एवं नई अनुसूची जिसमें 10वीं अनुसूची से संबंधित शर्तों का नियम उल्लिखित किया गया, परंतु संविधान में जोड़ा गया। हालांकि यह प्रयोग अधिक नहीं चला, इससे सिक्किम लोगों को महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई। 1975 में एक जनमत के दौरान सबसे पहले उन्होंने चोग्याल का शासन समाप्त किया। इस तरह सिक्किम भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। यानी जो 1900 जो हमने देखे 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त की कि हमें भारत में शामिल किया जाए, तो इसके लिए आर्टिकल 2 का जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची बनाई गई। परंतु उसी साल दूसरे साल मतलब 1975 जो सबसे पहले जो संविधान संशोधन किया था उन्होंने, जो आप देखते हैं 35वां, परंतु उससे सिक्किम के लोगों की जो महत्वाकांक्षा थी वो पूरी नहीं हुई। तो इसलिए सबसे पहले उन लोगों ने क्या कार्य किया कि वहाँ के चोग्याल शासन को जनमत के विद्रोह के साथ समाप्त किया।
और फिर 1936 में भारत सरकार ने 1975 में 36वां संविधान संशोधन किया और इसके तहत पहले तो सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया, 22वां राज्य बना दिया, ठीक है। और फिर एक काम किया कि जो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो परिवर्तन किए गए थे, आर्टिकल 2 का जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को, उन दोनों को भी समाप्त किया गया, ठीक है। उन दोनों को भी निरस्त कर दिया गया। इस तरह इन्हें 1934 के 35वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब बात करेंगे हम मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ये 1987 में जोड़े गए थे, मतलब, ठीक है। 23वें और 24वें 25वें के रूप में अस्तित्व में आए, ठीक है। आप देख सकते हैं 23वें 24वें 25वें के रूप में आए थे अस्तित्व में। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश और गोवा ये आए थे 1987 में, ठीक है। अब बात करते हैं हम सन 2000 की, जिसमें आपको मिलेंगे 26, 27 और 28। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये सन 2000 में बने थे, ठीक है, मुझे रखना है। और जो तेलंगाना 2014 में बना था, 29वां राज्य है, आप जानते ही है, ठीक है। संयुक्त प्रांत जो भारत का पहला, इसका नाम से परिवर्तन किया गया, इसका नाम 1950 से उत्तर प्रदेश किया गया। 1969 में मद्रास का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। ये जो नाम परिवर्तन किए गए थे उसके अकॉर्डिंग है। 1970 में मैसूर का कर्नाटक किया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और उड़िया का उड़ीसा किया गया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी तो इसमें बस इम्पोर्टेंट कुछ था नहीं। बाकी आर्टिकल फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण तो था जो यही था, मतलब आर्टिकल फर्स्ट, जिसमें भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों संघों को याद रखना है आपको। आर्टिकल 2 याद रखना है कि नए राज्य के प्रवेश से संघ में नए राज्यों के प्रवेश और उनकी स्थापना के संबंध में। आर्टिकल 3 जो वर्तमान राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है, ठीक है। इसमें आपको 2 शर्त याद रखनी है आपको महत्वपूर्ण। जो एक शर्त है कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही बिल पेश किया जाएगा और संबंधित राज्य की में विधानमंडल में मत जानने के लिए बिल भेजा जाएगा। आर्टिकल 2(4) बोलता है कि ऐसा परिवर्तन हम साधारण कानूनों के अकॉर्डिंग करेंगे, परंतु अब जब हम भारत से दूर भारत के राज्यों को, अन्य भारत के जो कोई क्षेत्र होगा उसको अन्य देश को देंगे, तो उस समय हमें भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आपको याद रखना है यहाँ पर फजल अली आयोग याद रखना है। इसने बोला था 16 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश, पर बने थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और बाकी आपको ये राज्य याद रखना है, ठीक है। बहुत करके आप वीडियो देख लीजिएगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।